ऊपर वाला चाहने वालों को तड़पाता तो है लेकिन एक बार मिलवाता भी जरूर है। विक्की मुंबई के एक कॉलेज से बीटेक कर रहा था। बाकी मूल रूप से वह भोपाल का रहने वाला था। वह अपनी बड़ी बहन सुप्रिया और जीजू जिग्नेश साथ फैमिली टूर पर निकला हुआ था। उसके साथ उसकी 5 साल की भांजी पीहू और बचपन का लंगोटिया दोस्त चिंटू भी था। ये सब आगरा के एक मिडिल क्लास होटल के प्रथम तल पर बने एक कमरे में रुके हुए थे। ये उनके टूर का 7वां दिन था और आगरा उनके टूर का लास्ट पॉइंट था। सुप्रिया और जिग्नेश थके हुए थे, लिहाजा वे होटल रूम में आराम कर रहे थे, जबकि विक्की और चिंटू ताजमहल में घूम रहे थे। वास्तव में ताजमहल की खूबसूरती है ही ऐसी जो हर किसी का महमोह लेती है। हर आने वाला वहां के चप्पे चप्पे में समा जाना चाहता है। वहां की एक एक याद को हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद कर लेना चाहता है। विक्की और चिंटू भी काफी देर से घूम घूम कर वहां की हर लुभावनी छटा का लुत्फ ले रहे थे। एक एक नज़ारे को अपने अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। उन्हें आगरा की और भी कई प्रसिद्ध जगहों का भ्रमण करना था, लिहाजा वे ताजमहल से बाहर आ रहे थे। तभी उन्होंने एग्जिट गेट के सामने बने चबूतरे पर कुछ लोगों को फोटो खींचते देखा तो चिंटू ने भी विक्की से उस परिदृश्य के साथ अपनी कुछ तस्वीरें निकालने को कहा, जिसके लिए विक्की सहर्ष तैयार हो गया। चिंटू एग्जिट गेट के सामने ताजमहल की ओर मुंह करके खड़ा हो गया और विक्की सामने कॉरिडोर में खड़ा होकर अपने फोन में उसकी पिक्स कैप्चर करने लगा। बेहतरीन शॉट्स के लिए उसे बार बार आगे पीछे होना पड़ रहा था। वह बार बार चिंटू को अलग अलग पोजीशन में खड़े होने का तरीका भी बता रहा था। इस क्रम में विक्की चिंटू का दाहिना हाथ उसकी कमर पर और बायां हाथ कंधे के पैरेलल फैलाकर उंगलियों को विशेष स्टाइल में मोड़कर धीरे धीरे मुस्कुराते रहने को कहकर बड़े ध्यान से उसकी पिक निकाल रहा था। ठीक उसी समय ताजमहल की एक और दीवानी विक्की के ठीक पीछे ताजमहल की खूबसूरती को अपने फोन में कैद कर रही थी। वह भी बार बार आगे पीछे हो रही थी। विक्की और वह लड़की अपने अपने कामों में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें आगे पीछे या अगल बगल का जरा भी एहसास नहीं था। यद्यपि चिंटू ने देखा कि दोनों अनजाने में तेजी से एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं और उसने विक्की को रोकने की भी कोशिश की। अबे पीछे पीछे, अबे आगे पीछे नहीं, बस 1 मिनट एसी खड़ा रहा चुपचाप, ऐसी पिक निकालूंगा, तू भी याद करेगा। विक्की चिंटू का मतलब नहीं समझ पाया और अगले ही पल वह लड़की और विक्की पीछे से एक दूसरे से ऐसे टकराए कि दोनों के हाथ से फोन छूटकर दूर जा गिरे। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और देखा तो देखते ही रह गए। विक्की तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वास्तव में ज्यादा खूबसूरत कौन है, वो जो उसके सामने खड़ी है या ताजमहल जिसे वो यहाँ देखने आया था। वह उसकी झील सी आंखों की गहराइयों में ऐसा डूबा कि पलकें झपकना ही भूल गईं। कमोबेश लड़की का भी यही हाल था। यद्यपि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह परिचित और अनजान थे, वे अब से पहले कभी नहीं मिले थे, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर भी न जाने क्यों दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए जैसे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। चिंटू तो पल भर को समझ ही नहीं पाया कि ये हो क्या रहा था। वह जल्दी से उनके पास आया और कुछ पल हैरानी से दोनों को देखता रहा। उसके हिसाब से दोनों को एक दूसरे से झगड़ा करना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था, उलाहने देने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। दोनों के होठों में एक दूसरे के लिए प्यारी सी मुस्कान थी, निगाहों में एक दूसरे के लिए आमंत्रण था। भाई थोड़ा आगे पीछे भी देख लिया करो, नहीं किसी दिन पिक पिक का पुक पुक हो जाएगा, चिंटू ने धीरे से कहा, लेकिन विक्की और उस लड़की ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। वे लगातार उसी तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। ओ भाई, चिंटू ने विक्की के कंधे पर हाथ रखकर उसे झकझोरा, तब जाकर विक्की को होश आया और तिलिस्म की उस दुनिया से बाहर आया। मैं तो तेरी तरफ देख रहा था साले, लेकिन तेरा मुंह तो इधर ही था, विक्की ने उलाहने भरे अंदाज में लड़की के सामने स्टाइल मारते हुए चिंटू से कहा। हाँ तो चिंटू की भी भौहें तन गईं। तो बोल नहीं सकता था, पीछे कोई है, कसम से जी करता है बम से उड़ा दूं, साले बोल नहीं रहा था पीछे पीछे, चिंटू ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। अच्छा, मगर इतने धीरे से क्यों बोला था? चिंटू के तेवर देखकर विक्की ने सरेंडर मारना ही ठीक समझा। अब क्या तेरे कान में बैठकर लाउडस्पीकर बजाता? कोई बात नहीं भाई, मानता हूँ नहीं सुना होगा, लेकिन इसमें इतनी पकौड़ियाँ तलने की क्या जरूरत है? पकौड़ी नहीं साले, कभी कभी तो जी करता है तुझे मसल के समोसे में भर दूं, चिंटू ने चिड़े अंदाज में कहा। इट्स ओके इट्स ओके, कहते हुए लड़की ने अपने पास पड़ा फोन उठाया। ये विक्की का फोन था जो उसने उसे हैंड ओवर कर दिया। विक्की ने भी अपने पास पड़ा फोन उठाकर लड़की को दिया। सॉरी, विक्की ने कहा। मी टू, लड़की ने भी प्यार से मुस्कुराकर कहा और फोन लेकर वहां से जाने लगी। विक्की तो जैसे पूरी तरह से लूट चुका था। वह अपलक लड़की को वहां से जाते हुए देख रहा था। लड़की भी खुद को लुटा हुआ महसूस कर रही थी। न जाने कौन था वह अजनबी जिसे छोड़कर जाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा के लिए किसी अपने को छोड़कर जा रही हो।
यद्यपि वह हकीकत से वाकिफ थी फिर भी उससे रहा न गया और अपने पीछे मुड़कर विक्की को देखा जो उसी तरह बेताब नजरों से उसी को देख रहा था। वह झेप गई और वापस मुड़कर भाग खड़ी हुई। उस लड़की की यह अदा विक्की का दिल चीर गई। यद्यपि लड़की पर्यटकों की भीड़ में कहीं गुम हो गई थी लेकिन विक्की अभी भी व्याकुल निगाहों से उसी ओर देख रहा था। चले, चिंटू ने कहा लेकिन विक्की ने कोई रिएक्ट नहीं किया। भाई वो गई, चिंटू ने फिर कहा। विक्की ने मायूसी से कहा। तो अब चले, चिंटू ने कहा। विक्की ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया और चिंटू के साथ ताजमहल से बाहर जाने लगा। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। भाई वो काफी सुंदर थी, चिंटू ने कहा। होगी लेकिन अपन को क्या? क्यों, तुझे अच्छी नहीं लगी? हाँ ठीक थी, लेकिन ये मी टू का क्या मतलब होता है? तुझे मी टू का मतलब नहीं पता? हाँ तुझे पता तो बता। मी टू का मतलब मी टू। साफ समझ में आ रहा था कि चिंटू को भी उसका मतलब नहीं पता था और विक्की भी यह समझ चुका था फिर भी वह चिंटू की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देख रहा था। मी टू का मतलब तो मी टू ही होता होगा भाई, चिंटू ने सिर खुजाते हुए धीरे से कहा। हाँ ये तूने एकदम सही कहा साला, मुझे क्या पता कि मैं एक दो अंग्रेज नहीं पूरा इंग्लैंड साथ लेकर घूम रहा हूँ, विक्की ने व्यंग से कहा लेकिन इस बार चिंटू कुछ नहीं बोला। ताजमहल से निकलकर विक्की चिंटू के साथ आगरा में रात 9 बजे तक घूमता रहा लेकिन कहीं उसका मन नहीं लग रहा था। उसके दिल और दिमाग से उस लड़की का चेहरा हट ही नहीं रहा था। भाई तुझे किसी तरह उसका नाम नंबर कुछ तो पूछ ही लेना चाहिए था, चिंटू ने कहा। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ लेकिन उस समय क्या बताऊं, हिम्मत ही नहीं पड़ी। हिम्मत क्या, उस समय ये थोड़े ही मालूम था कि तीर इतनी गहराई तक उतर जाएगा। लेकिन भाई कौन थी वो, कहाँ की थी, न नाम है न नंबर। अच्छा है कि तीर जहाँ जिस गहराई में उतरा हो उसे वहीं तोड़ दो, ज्यादा अच्छा है, चिंटू ने कहा। बात तो सही है लेकिन क्या है कि एक मामूली सा भी जख्म भरने में 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं, ये तो फिर भी, विक्की ने हंसते हुए कहा और सामने एक बियर बार देखकर रुक गया। चलते हैं, कुछ तो राहत मिलेगी ही, चिंटू ने कहा और दोनों बियर बार के अंदर चले गए। दोनों के लिए एक एक बियर आई लेकिन ये क्या राहत के बाजे, यहाँ तो विक्की का दर्द दिल और बढ़ने लगा। ज्यों ज्यों बियर का नशा गहरा होता गया विक्की के दिल और दिमाग में उस लड़की की तस्वीर भी गहरी होती चली गई। बियर की बोतल में, गिलास में, टेबल में, कुर्सी में, बार की हर दीवार में, दीवार के हर कोने में, यहाँ तक कि हर शय में विक्की को उसी लड़की की तस्वीर नजर आ रही थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि न तो वह लड़की विक्की के बारे में कुछ जानती थी न विक्की उसके बारे में। ऐसे में अंजाम इश्क क्या होगा? क्या वह लड़की फिर कभी विक्की को मिल पाएगी? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वह लड़की भी विक्की के लिए वास्तव में उतना ही बेताब थी जितना कि विक्की, या उसने ताजमहल में जो उसकी आंखों में देखा था वह मात्र उनका भ्रम था? जानने के लिए पढ़ना न भूलिए अंजाम इश्क 2। हम मिलेंगे कल शाम 7 बजे FM रेडियो पर, तब तक सबको अजीत कुमार की प्यार भरी नमस्कार।